कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। 2025 गुज़र चुका है और नया साल 2026 शुरू हो चुका है। न रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। मेरी तरफ से आपको नए साल की बहुत-बहुत मुबारकबाद। आज आपने इंतज़ार किया होगा कि 2 बजे हमें लाइव आना था लेकिन नहीं आ पाए, कुछ मजबूरियाँ थी, बल्कि मजबूरियाँ नहीं कह सकते उनको। हम तैयारियों में लगे हुए हैं अपने एक बैच की। एक नए बैच की 2026 में जो हमें शुरू करना है, आप पीछे देख सकते हैं उसको। तो इसकी तैयारी ज़ोरों-शोर के साथ चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अरेंज कर रहे हैं अपने नए स्टूडेंट्स के लिए और कुछ नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं क्योंकि नया बैच है, हम नए बैच में कुछ न कुछ और बेहतर और बेहतर और बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं। आज मैं जिस चीज़ के लिए हाज़िर हुआ हूँ, बस 2 चीज़ों पर मुझे गुफ्तगू करना है, 2 मुद्दे कह लीजिए या 3 मुद्दे। पहला तो ये कि आप अनाउंस करना था मुझे, ऐलान करना था कि हमारा नया बैच शुरू होने वाला है 8 जनवरी से। हमारा नया बैच 8 जनवरी से शुरू होने वाला है। ये बैच किस तरीके से चलेगा, ये बैच किस-किस के लिए है, ये बैच कौन-कौन सी आपको सहूलियात मुहैया होंगी, ये बैच कौन-कौन ले सकता है, इस पर एक तफ़सीली गुफ्तगू हम अगले वीडियो में करेंगे। आज उस पर हम बहस नहीं करेंगे। बस इतना बताएँगे कि ये बैच जो होगा वो हाइब्रिड मॉडल में होगा। ये बैच हाइब्रिड मॉडल के अंदर होगा। हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये है कि जो लोग सामने बैठकर पढ़ेंगे और जो लोग ऑनलाइन होंगे, दोनों के लिए सेम बैच रहेगा। ओके? और इस बैच के एडमिशन जो हैं वो जारी हैं। आपको हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है ये हमारा, आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे राब्ता कर सकते हैं। किसी तरीके की आप किसी भी तरीके की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी तरीके का आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए या फिर किसी भी तरीके की आपको कोई उर्दू से मुताल्लिक रहनुमाई चाहिए, तो फिर ये नंबर आपके लिए बेहद मददगार साबित हो सकता है। कि हर शख्स नए साल पर कुछ न कुछ अपने आप से वायदे करता है। आपने भी अपने आप से बहुत सारे वायदे किए होंगे, हमने भी अपने आप से बहुत सारे वायदे किए हैं। उन्हीं वायदों में से एक वायदा ये था कि अभी 10 तारीख तक जो हमारा ये बैच लेगा उसको हम कुछ स्पेशल डिस्काउंट देंगे। स्पेशल ऑफर रहेगा उसके लिए हमारा जो 10 तारीख तक ये बैच लेगा। 10 तारीख तक जो बैच लेगा, क्या ऑफर रहेगा, क्या डिस्काउंट रहेगा, क्या सहूलियत उसको एक्स्ट्रा दी जाएँगी, वो रिवील नहीं करेंगे अभी। वो आप कॉल पर हमसे बात कीजिए, हम उसके बाद हम कॉल पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। अब हम किस चीज़ के लिए यहाँ पर हाज़िर हुए हैं, हम उसी चीज़ का ज़िक्र करने जा रहे हैं। हमारे एस्पिरेंट्स के बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये बातें थी कि भई करंट अफ़ेयर्स और नॉन करंट अफ़ेयर्स से रिलेटेड या फिर ओरिएंटेड जो भी हमारे ऑप्शनल पेपर्स होते सब्जेक्ट होते हैं, उनके बारे में गुफ्तगू की जाए। वो मौज़ू है करंट अफ़ेयर्स पर मबनी सब्जेक्ट, नॉन करंट अफ़ेयर्स ओरिएंटेड। ये क्या है? हमसे बहुत सारे क्वेश्चन किए गए थे। आज भी एक सवाल आया हमारे पास कि सर ये बता दीजिए कि जो करंट अफ़ेयर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, वो लेना चाहिए या फिर उर्दू लेना चाहिए? तो भई ज़ाहिर-सी बात है कि करंट अफ़ेयर्स से जो मुताल्लिक सब्जेक्ट होते हैं, उनकी अपनी एक अलग डिमांड होती है और उर्दू लिटरेचर है, इसके अंदर करंट अफ़ेयर्स का किसी तरीके का कोई भी अमल दखल नहीं होता है, इसकी एक अपनी अलग डिमांड होती है। तो क्या उन दोनों के बीच में अगर हम मुवाज़ना करें, तो हम किस नतीजे पर पहुँचेंगे? तो हम वही आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, उर्दू जो है या फिर कोई भी लिटरेचर है, लिटरेचर का कोई भी सब्जेक्ट है आपका, तो उसका निसाब हर साल मुकम्मल तौर पर स्टेबल रहता है। ये क्या हुआ? क्या दूसरे सब्जेक्ट के निसाब बदलते रहते हैं? बिल्कुल नहीं बदलते। उनके भी सेम ही रहते हैं निसाब, फिर आपने स्टेबल क्यों बोल दिया? वो इसलिए बोला कि देखिए, कि अगर करंट अफ़ेयर्स ओरिएंटेड कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसमें करंट अफ़ेयर्स को इंक्लूड करके जब हम पढ़ते हैं, तो आज कुछ घटनाएँ हैं, इस साल की घटनाएँ कुछ हैं, अगले साल की घटनाएँ कुछ हैं। तो हमारी नीड या फिर सब्जेक्ट की नीड जो है वो बदलती रहती है। सब्जेक्ट की नीड जब बदलती रहती है, सब्जेक्ट की जब ज़रूरियात बदलती रहती हैं, के हिसाब से जो है उसके सिलेबस में भी उतार-चढ़ाव आता रहता है। कागज़ों में आपको भले नहीं दिखता हो, मिसाल के तौर पर कि अभी आपने मनरेगा के बारे में पढ़ रखा था। मैं सिर्फ़ एक मिसाल छोटी-सी देता हूँ कि मनरेगा के बारे में पढ़ रखा था। बहुत धूम-धाम से पढ़ रखा था आपने पीटी के लिए, मेंस के लिए, ऑप्शनल के लिए, सबके लिए वो पढ़ रखा था आपने बहुत धूम-धाम से। उसके बाद क्या होता है अब उसके बाद क्या होता है कि मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया जाता है। उसके अंदर और भी बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं, जो अभी हमारी गुफ्तगू का मौज़ू नहीं है, इसलिए उस पर हम बात नहीं करेंगे, और भी तब्दीलियाँ होती हैं। अब क्या होता है कि निसाब तो वही है, उस सब्जेक्ट का जिसके अंदर आ सकता है, बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर आ सकता है, जैसे इकोनॉमी है, पीएसआईआर है, ठीक है, आ सकता है। लेकिन
नेचर कहीं न कहीं क्वेश्चन का बदल सकता है, नहीं बदल सकता है। लेकिन उर्दू का जो नेचर है वो हमेशा वही रहेगा। मिर्ज़ा गालिब हैं, उनके उसलूब पर बात करेंगे, उनके खुतूत पर बात करेंगे, उनको मरे हुए सैकड़ों साल हो गए। अब मिर्ज़ा गालिब जब मर चुके हैं तो बताइए किस तरीके से उसके अंदर कोई बदलाव हो सकता है? तो कोई बदलाव हो ही नहीं सकता। हाँ, बस ऐसा हो सकता है कि उनको नाक ही पकड़ना है तो कभी इस साइड से घुमा के पकड़ लिया, कभी इस साइड से घुमा के पकड़ लिया। क्वेश्चन वही रहेगा सेम, बस तरीका चेंज होता रहता है पूछने का। तो ये हमें लिटरेचर में हमें ये फ़ायदा नज़र आता है। दूसरा क्या है, बार-बार ट्रेंड्स बदलने का खौफ नहीं रहता। जो करंट अफ़ेयर्स से मुताल्लिक सब्जेक्ट होते हैं, उनका ट्रेंड बदलता रहता है। मसलन 2024 के अंदर जो करंट अफ़ेयर्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट थे, जो करंट अफ़ेयर्स पर मबनी सब्जेक्ट थे, उनसे सवालात वो पूछ लिए गए ज़्यादा से ज़्यादा, जो करंट अफ़ेयर्स से मुताल्लिक थे। 2023 में इस तरीके के सवालात नहीं पूछे, तो 2024 में ट्रेंड बदल गया, नहीं बदल गया? जब ट्रेंड बदलेगा तो रिज़ल्ट पर भी उसका असर नज़र आता है, लेकिन उर्दू के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ट्रेंड बदलते हुए न भी किस तरीके से ट्रेंड बदलेगा? बदल ही नहीं सकता ट्रेंड। जो 2024 में मीर मिर्ज़ा गालिब, मीर अमन और आपके ये मीर अमन हो आपके मीर मिर्ज़ा गालिब, मीर अमन और आपके जो भी यहाँ पर शायर थे या जो नस्र निगार थे वो रहे, वही 2025 के अंदर भी हैं, वही 2026 के अंदर भी रहेंगे और वही 2023 के अंदर भी थे। तो इसके अंदर ट्रेंड बदलने का किसी भी तरीके की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है। 2 बातें हो गईं। तीसरी बात क्या है कि नंबरों में उतार-चढ़ाव कम होता है। जी हाँ, बिल्कुल नंबरों में उतार-चढ़ाव कम होता है। वो किस तरीके से होता है कि भई जब ट्रेंड्स बदलते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, उतार-चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। जब करंट अफ़ेयर्स से मुताल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए तो फिर बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है और जब नहीं पूछा तो बहुत ज़्यादा नीचे उतर जाता है। ज़ाहिर-सी बात है जब करंट अफ़ेयर से मुताल्लिक सब्जेक्ट होता है तो उसके अंदर उतार-चढ़ाव तो ज़्यादा होगा ही होगा। वो इसलिए कि अगर करंट अफ़ेयर से मुताल्लिक सवाल अक्सर या ज़्यादा पूछ लिए, तो फिर सोच लीजिए नंबर उतने हासिल नहीं हो पाते हैं और अगर सीधे-सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं तो नंबर ज़्यादा हासिल हो जाते हैं। लेकिन उर्दू के अंदर ऐसा नहीं होता, उर्दू के अंदर सीधे-सीधे क्वेश्चन आते हैं। बस वही है, सवाल वही रहते हैं, शख्सियतें वही वही रहती हैं, शख्सियतें वही रहती हैं, बस तरीका बदलता रहता है। तो नंबरों के अंदर उतार-चढ़ाव भी नहीं होता है। एक क्वेश्चन और है, ये इससे अलग है। कहा कि भई उर्दू के अंदर हमें रटना बहुत पड़ता है। रटना बहुत पड़ता है, तो पड़ता किस सब्जेक्ट के अंदर नहीं है रटना ये बताइए? रटना किस सब्जेक्ट के अंदर नहीं पड़ता ये बताइए? अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आपको थोड़ा बहुत तो रटना ही पड़ेगा। अब मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मिसाल के तौर पर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी के आर्टिकल्स रटना आसान है? या फिर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के फैक्ट रटना आसान है? या फिर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी के फैक्ट्स रटना आसान है? या फिर आप उर्दू पढ़ रहे हैं और उर्दू की शायरी पढ़ना आसान है, रटना आसान है? तो मुझे याद आ रहा है वसीम बरेलवी का शेर है कि इश्क है तो इश्क का इज़हार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, अपनी यादों से कहे 2 दिन की छुट्टी दें मुझे, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। तो आप बताइए ये रटना आसान है या वो रटना आसान है? रटना पड़ता है थोड़ा बहुत। उर्दू की कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि आपको रटना ही रटना है। हाँ, कुछ शायरों के अशार, कुछ शोरा के अशार और आपको जैसे मुंशी प्रेमचंद हो गए, राजेंद्र सिंह बेदी हो गए या मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हो गए या सर सैयद अहमद खां हो गए, इन लोगों के अक़वाल भी आपको याद होना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे आपके 3 फ़ायदे होंगे, जो किसी और दूसरे जो करंट अफ़ेयर्स वाले सब्जेक्ट है उनमें आपको नज़र नहीं आएगा और वो फ़ायदे रिज़ल्ट में भी आपको नज़र आते हैं। वो फ़ायदे क्या होते हैं देखिए, मेंस में अगर आप अशार या फिर कोई कोटेशन आप वहाँ पर तहरीर करते हैं अपने सवाल के अंदर, अपने जवाब के अंदर, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो आपका मुम्तहिन होता है, उस पर उसके अलग असरात मुरत्तब होते हैं। वहीं जब आप एस्से लिखने के लिए जाते हैं, एस्से में आप अगर किसी कोई कोटेशन है, आप उसको दर्ज कर देते हैं या किसी शायर का शेर लिख देते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। मसलन अभी एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, यानी कि मुनाज़रा चल रहा है कि डज़ गॉड एक्सिस्ट? कि खुदा है या नहीं है? अब ये बहुत बड़ा मुनाज़रा या ये बहुत बड़ी डिबेट चल रही है लोगों के बीच में और ऐसे जो होते हैं वो अक्सर फ़लसफ़ियाना यानी फ़िलॉसफ़िकल तर्ज़ पर आते हैं ज़्यादातर ऐसे यूपीएससी के अंदर। यूपीएससी के अंदर ऐसे ज़्यादातर फ़लसफ़ियाना हमें देखने को मिलते हैं। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाता है, इस तरीके से कोई सवाल आ जाता है, एक लिटरेचर वाला है
मसलन वो गालिब का शेर अपने ऐसे में करता है कि जबकि तुझमें नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। या फिर वो अपने ऐसे में शायरी लिख देता है, या फिर वो अपने ऐसे में कोई दूसरा शेर के जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा, वो लिख कर आएगा, तो जाहिर सी बात है उसका मुमतहिन पर कहीं ना कहीं कुछ अलग ही असर पड़ेगा। अगर आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ अशार या कोटेशन याद हो जाती हैं। ऑप्शनल में तो उसको आपको सीधा-सीधा फ़ायदा मिलेगा ही, लेकिन उसका फ़ायदा आपको एस्से में भी मिलता नज़र आता है। और एस्से के बाद अगर तीसरी जगह कहीं उसका फ़ायदा नज़र आता है तो वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू में अगर आप कोटेशन और अशार इस्तेमाल करते हैं तो वो सामने जो बैठा हुआ होता है पैनल, उस पर कहीं न कहीं उसके पॉज़िटिव असरात नज़र आते हैं। तो रटने से तो आपको नहीं घबराना है, रटना बल्कि है ही नहीं, कह ही नहीं सकते रटना है। कुछ अशार, कुछ कोटेशंस आपको ज़बानी याद होना चाहिए, उससे आपको ना सिर्फ़ ऑप्शनल में फ़ायदा होगा, बल्कि उससे आपको एसे में और इंटरव्यू में भी फ़ायदा होगा। तो फिर आप उठाकर देख लीजिएगा, उर्दू ऑप्शनल वाले जितने भी एस्पिरेंट रहे हैं, उनके एसे में कहीं न कहीं आपको बेहतर नंबर नज़र आएँगे। उसका रीज़न बहुत बड़ा यही होता है कि उनके पास अशार होते हैं, उनके पास कोटेशन होती है, जो उनको ज़बानी याद होते हैं, वो उससे अपना बेहतर तरीके से ऐसे लिख पाते हैं। लास्ट बात कि कम वक़्त में बेहतरीन तैयारी मुमकिन होती है, वो कैसे? वही जो करंट अफ़ेयर से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट रहते हैं, उनके में होता ये है कि जैसे आपने अभी जो पढ़ा, उसके बाद में खुदा ना करे 2026 में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, अब आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा था, जो आपने सिलेबस पढ़ा था, बस उसको ही मतलब रिवाइज़ कर लीजिए, उसको ही वो आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई। उसके साथ आपको जो है करंट अफ़ेयर से मुताल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं, उनको इंक्लूड करके पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ आप पढ़ के आए थे मिर्ज़ा गालिब को, यहाँ पढ़ के आए थे मीर तक़ी मीर को, यहाँ पढ़ा आपने मीर हसन, यहाँ पढ़ा आपने मीर अम्मन। अब जो 2026 में पढ़ा था वो कुछ बदला नहीं है। बस आए सीधा-सीधा रिवाइज़ किया और बात खत्म है। तो यहाँ जो वक़्त बचता है आपका, वो वक़्त आप जीएस में लगा सकते हैं। वो वक़्त आप अपना एस्से बेटर करने में लगा सकते हैं, तो उससे आपका रिज़ल्ट और बेहतर हो सकता है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं उर्दू ऑप्शनल के, तो बहुत सारे फ़ायदे आपको नज़र आएँगे उर्दू ऑप्शनल के, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो उर्दू लिखना और पढ़ना जानते हैं। अगर आप भी उर्दू लिखना और पढ़ना जानते हैं, तो ये आपके लिए अपॉर्च्युनिटी है, आपके लिए बहुत बेहतर मौका है कि आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करें। हम कुछ क्लास के बारे में बता दें अपने, कि ये जो हमारा बैच है, ये हमारा जो बैच है, ये 8 जनवरी से शुरू हो रहा है और ये किस तरीके से चलेगी? हमने मान लिया कि कम से कम 100 प्लस क्लासेस रहेंगी। ये 100 प्लस क्लासेस हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम भीड़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते कि भई बहुत सारी भीड़ इकट्ठी कर ली आपने और उसके बाद में आपने अनाउंस कर दिया कि भई इतनी क्लास रहेंगी, उतनी हो सकता है आपका 70 क्लास में काम हो जाए। हम 70 क्लास में कंप्लीट तो करा रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपको 80 क्लास लग जाएँ, आपको 90 क्लास लग जाएँ, आपको 100 क्लास भी लग सकते हैं अगर आप ज़्यादा कमज़ोर हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अपनी खिदमत आपको बेहतर से बेहतर मुहैया करा सकें। उसके लिए हमने ये 100 क्लास रख दिया है। रेगुलर आपका डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा। आपके जो भी डाउट, आपके जो भी सवालात रहेंगे, हम उसको रेगुलर लेते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने महीने भर तक पढ़ लिया, उसके बाद ठीक है, आप टीम से जाके बात कर लीजिए। उसके बाद टीम आपको बताएगी कि आपके क्या सवालात हैं, उसके जवाबात क्या हो सकते हैं, ये हमें मेल कर दीजिए, हमें फैक्स कर दीजिए, ये सारी चीज़ें नहीं है। सीधा-सीधा आप कॉल कीजिए अगर आप ऑनलाइन हैं, अगर आप ऑफलाइन हैं, तो फिर हम यहाँ बैठकर आपको टाइम देंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं, हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएँ। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, हमारा स्टडी मटेरियल जो रहेगा ना, वो आप देखकर मान लीजिए कि हैरत में तो पड़ जाएँगे। आप पहली बार सोचेंगे कि आपको नज़र आएगा कि पहली बार सोच आपको लगेगा कि उर्दू क्या इस तरीके से भी पढ़ी जा सकती है। हमारा स्टडी मटेरियल इस तरीके से हमने उसको डिज़ाइन किया है, इस तरीके से हमने उसको बनाया है, मवाद की फराहमी हमने इस तरीके से उसमें की है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर दिए हैं कि मान लो 500 नंबर्स में से कम 475 मार्क्स तो आपको आपके नोट्स में से मिलना तय है। हम 500 की 500 इसलिए नहीं कह रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम सिर्फ़ उतनी बात कर रहे हैं कि भई 475 मार्क्स तो आपके उसमें से मवाद में से जो आपके पास नोट्स हैं, उसमें से आ ही जाएँगे। तो आप मटेरियल की तो तलाश छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि
कि हम कौन-सी किताबें खरीदें, या हमारे लिए मटेरियल कौन-सा बेटर रहेगा। तो आप मटेरियल के बारे में मत सोचिए। मटेरियल कौन-सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारा आपका मुद्दा नहीं है, वो सब हमारा मुद्दा है। हम टीचर हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि कम से कम आपके 500 मार्क्स में से 475 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाए हमारे स्टडी मटेरियल में, ठीक है? आंसर राइटिंग तकनीक, बहुत मेहनत की हमारी टीम ने इस पर आंसर राइटिंग तकनीक पर, और हमारी अपनी भी ये कोशिश है कि हम आंसर राइटिंग तकनीक को और बेटर से बेटर कर सकें। उसके लिए हमने नए-नए तरीके ईज़ाद किए हैं जो अभी तक उर्दू में देखने को नहीं आते थे। मिसाल के तौर पर हमने माइंड मैप बनाए हैं, उर्दू में नहीं नज़र आते हैं आपको माइंड मैप, हमने कोशिश की है बनाने की, हमारी टीम ने कोशिश की है बनाने की। रूमी आईएएस लगा हुआ है उस पर पूरी तरीके से, और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से वो तैयार हो चुके हैं। 8 जनवरी को जो ये बैच आ रहा है, आप उसमें देखेंगे उन सारे नक्शों को। तो किस तरीके से सवाल को फ्रेम किया जाता है, हमने वो भी कोशिश की है कि आपको बताया जाए कि भई जवाब किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा, जवाब किस तरीके से लिखा जाता है, पूरा स्ट्रक्चर बनाकर देंगे। एक मिसाल के तौर पे अगर आपने दास्तान पढ़ा, या आपने नॉवेल पढ़ा, या आपने अफ़साना पढ़ा, तो कोई सा भी सेक्शन पढ़ रहे हैं, उसका कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम दूसरे चैप्टर पर उस वक़्त जाएँगे जब तक कि आपका पहले वाले चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर ना हो जाएँ और तशफ़्फ़ी बख्श हो जाएँ। हम आपसे ये वायदा करते हैं कि अगर एक भी एस्पिरेंट ये कहेगा कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर हम उसको समझाएँगे। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, फिर आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़िए, फिर बढ़ाने का कोई मकसद नहीं है। आप जब तक कह ना देंगे कि हमें समझ में आ गया है, हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं। हमारी ये स्ट्रैटेजी में शामिल है। हम आंसर राइटिंग को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और क्यों बेहतर करेंगे, तो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि भई यूपीएससी एग्ज़ाम जो है, ये लिखने का एग्ज़ाम है। 2025 मार्क्स होते हैं इसके अंदर टोटल, और 2025 मार्क्स में से 1750 मार्क्स सिर्फ लिखने से हासिल होते हैं, और उस 1750 में से 500 मार्क्स जो हैं ऑप्शनल के हैं। तो आप समझ सकते हैं ना कि लिखने की अहमियत कितनी है। तो हम लिखने की नए-नए तरीकों को हमने कहीं न कहीं कोशिश की है रूमी आईएएस की टीम ने, और अपने तरीके से जो दूसरे वाले सब्जेक्ट थे, हमने उनसे भी कंपेयर किया, उनके आंसर राइटिंग देखी, फिर हमने उर्दू की देखी, हमें जहाँ-जहाँ जो खराबियाँ या कमियाँ नज़र आई हैं, हमने उनको दूर करने की कोशिश की है। टेस्ट सीरीज़, ये बहुत ज़रूरी है। आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने क्या पढ़ा आपको यही नहीं पता है, तो फिर मतलब क्या होता है? आपने पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद आप अपना खुद का आकलन नहीं कर पाए, या खुद के बारे में पता नहीं कर पाए कि आपकी तैयारी कैसी है, फिर कोई मतलब नहीं है उस पढ़ने का। तो हम वक़्त-वक़्त पर टेस्ट सीरीज़, वो जो हमारे एस्पिरेंट्स रहेंगे उनके लिए फ्री रहेगी, जो लोग बाहर वाले होंगे उनका उनके हिसाब से देखा जाएगा। हम टेस्ट सीरीज़ का भी एहतमाम करेंगे। तो ये टोटल हमारा तरीका रहेगा पढ़ाने का, ये टोटल हमारी स्ट्रैटेजी थी। अगर आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, और अगर आपको उर्दू और लिखना और पढ़ना आता है, तो उर्दू ऑप्शनल आपके लिए एक बेहतर सब्जेक्ट हो सकता है, दीगर सब्जेक्ट के मुकाबले में। सब्जेक्ट कोई भी बुरा नहीं है, सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, सारे सब्जेक्ट में मार्क्स भी आ सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे। अगर आप उर्दू लिखना और पढ़ना जानते हैं, तो फिर ये एक बेहतर मौका है, ये अपॉर्च्युनिटी है आपके पास। रूमी आईएएस पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरी कोशिश के साथ लगा हुआ है कि उर्दू के रिज़ल्ट को बेहतर किया जाए। आप भी उस कोशिश में, आप भी उस जद्दोजहद में हिस्सा लेना चाहते हैं, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप क्लास लेते हैं, मोस्ट वेलकम है, आपका आपको खुशामदीद रूमी आईएएस में। अगर आप हमसे क्लास नहीं भी लेते हैं, आपके किसी तरीके के भी शुकूक शुबहात आंसर राइटिंग को लेकर के आपके कुछ डाउट्स हैं, या फिर उर्दू ऑप्शनल से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन्स, आपके कुछ दिमाग में ख़यालात हो सकते हैं कि भई लें या ना लें, या हमें कौन-सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो वो सारे क्वेश्चन आप हमसे कर सकते हैं इस नंबर पर। हम उर्दू के खादिम हैं, हम हमेशा आपके लिए हाज़िर रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।